नमस्कार, खबर असरदार देख रहे हैं आप। शुरुआत करेंगे बिग ब्रेकिंग के साथ। भोपाल से मिल रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। योजना विभाग का कलेक्टरों को निर्देश। विधायक निधि के इस्तेमाल को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। गैर सरकारी संस्था और संगठनों को राशि नहीं दे सकेंगे विधायक निधि को लेकर यह गाइडलाइन जारी की गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। योजना विभाग का कलेक्टरों को निर्देश है, विधायक निधि जो एकमुश्त अपने विधानसभा क्षेत्र में खर्च करने के लिए मिलती है, उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। कहां नहीं किया जा सकेगा? गैर सरकारी संस्था और संगठनों को, एनजीओ, उन्हें राशि नहीं दी जा सकेगी। सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, बड़ा फैसला। बिल्कुल नहीं, तो देखिए सरकार का ये बड़ा फैसला है क्योंकि लगातार इस बात की शिकायतें मिल रही थी कि विधायक निधि का इस्तेमाल कुछ फिजूल खर्चों में भी किया जा रहा था, यानी कि अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरीके की राशि का इस्तेमाल किया जा रहा था। और अब सरकार ने साफ कर दिया है कि गैर सरकारी संस्थाओं, चाहे वो शिक्षण संस्था हो, उनके भवन निर्माण जैसी व्यवस्थाओं के लिए जो राशि विधायक निधि से दी जाती थी, अब उस पर पूरी तरीके से रोक होगी। इस व्यवस्था को सरकार ने खत्म कर दिया और इसके लिए आर्थिक एवं योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग ने सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए, क्योंकि कलेक्टर ही योजना के इम्प्लीमेंट करवाते हैं, क्रियान्वयन कराते हैं। और यदि किसी विधायक के द्वारा इस तरीके के प्रस्ताव को कलेक्टर के पास भेजा जाएगा तो उसको मंजूर नहीं किया जाएगा। तो ये एक बड़ा फैसला राज्य सरकार ने विधायक निधि के इस्तेमाल को लेकर किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात दिल्ली के दंगल की, जिसमें पीएम मोदी और राहुल गांधी आमने सामने तो नहीं आए, लेकिन दूर से दो हाथ करने में देर नहीं लगाई। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर लटकाने और भटकाने का आरोप लगाया, तो वहीं राहुल ने केंद्र सरकार पर हिंसा भड़काने के आरोप लगाए। दायित्व था और हमने ये करके दिखाया। पहले हिंदुस्तान में शांति थी, आज हर रोज हम अखबार में पढ़ते हैं कि हिंदुस्तान में हिंसा है। सियासत में यह वार पलटवार एक बार फिर शुरू हो चुका है। हालांकि ये दोनों तस्वीरें दो प्रदेशों की हैं। पीएम मोदी दिल्ली में एनसीसी कैडेट्स को संबोधित कर रहे थे, तो वहीं राहुल गांधी जयपुर में आयोजित युवा आक्रोश रैली को संबोधित कर रहे थे। लेकिन दोनों के निशाने पर थी दिल्ली की सियासत। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में तकरीबन वो सारे मुद्दे गिनाए जो इन दिनों चर्चा में रहे, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो या फिर सीएए का। 3-4 परिवार और 3-4 दल और सभी का जोर समस्या को समाप्त करने में नहीं, बल्कि समस्या को पालने पोसने, उसे जिंदा रखने में लगा रहा। अदालत में केस दशकों से चलते रहते थे। आज इतने महत्वपूर्ण और संवेदनशील केस का भी फैसला हो चुका है। यही इच्छा गांधी जी की भी थी। यही 1950 में नेहरू लियाकत जो करार हुए, उस समझौते की भी भावना। जो लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध कर रहे हैं, वही लोग एनिमी प्रॉपर्टी कानून का विरोध कर रहे थे। देश को 3 दशक के इंतजार के बाद नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्लेन रफाल मिल गया है। हमारी सेनाओं को उसे धूल चटाने में हफ्ते 10 दिन से ज्यादा का समय नहीं लगता। हमारी सरकार के फैसले पर जो लोग सांप्रदायिकता का रंग चढ़ा रहे हैं, उनका असली चेहरा भी देश देख चुका है और बड़ी बारीकी से देख भी रहा। पीएम मोदी ने विपक्ष के खिलाफ आरोपों की झड़ी लगाई, तो राहुल गांधी ने भी पलटवार किया। और सुनिए केंद्र सरकार की तरफ से किए जा रहे काम के बारे में क्या कहा राहुल गांधी ने। पहला काम, आपके जेब में से पैसा निकालकर हिंदुस्तान के सबसे अमीर 15-20 लोगों को दिलवाया है। और दूसरा काम, भयंकर काम, एक साथ चलने वाला देश,
इस इमेज को नरेंद्र मोदी ने बर्बाद कर दिया है। हिंदुस्तान की सरकार देश में हिंसा फैला रही है। आप हमें बताइए, हिंसा के माहौल में हम इन्वेस्ट क्यों करें? दरअसल सीएए के बाद से ही कांग्रेस बीजेपी में ठनी हुई है। कांग्रेस सीएए के विरोध के जरिए लगातार मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रही है, तो वहीं बीजेपी सीएए को देश से जुड़ा मुद्दा बता रही है, इसे गांधी नेहरू के सपनों से जोड़ रही है। साथ ही सीएए को लेकर विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप भी लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इधर रायपुर में आज एक अहम इंटर स्टेट काउंसिल मीटिंग हुई। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। इस बैठक में चारों राज्यों के साथ साथ उनके आंतरिक मुद्दों को लेकर सामंजस्य कोऑर्डिनेशन बनाने पर चर्चा हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीएम कमलनाथ की छत्तीसगढ़ में काउंटर टेररिज्म सेंटर बनाने के मुद्दे पर बातचीत हुई। ड्रोन की नई गाइडलाइन को लेकर भी चर्चा हुई है। हाल ही में केंद्र की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है। बैठक में सीएम कमलनाथ ने पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए केंद्रीय अनुदान राशि बढ़ाने की मांग रखी है। इधर एक बड़ा अपडेट इस मामले में यह भी कि अगली इंटर स्टेट काउंसिल मीटिंग मध्य प्रदेश में होगी। और बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य में नक्सलवाद में कमी आई है। सीएम ने गृह मंत्री से इंटरनेशनल कार्गो प्लेन उड़ाने की इजाजत भी मांगी। इस दौरान नक्सल प्रभावित इलाके में 2 सड़क निर्माण को मंजूरी मिली है। हालांकि सीएम ने यह भी कहा कि झीरम कांड पर रिपोर्ट भी सौंपी गई थी, लेकिन अब तक न्याय नहीं मिला, जबकि अमित शाह ने इस मामले में कोई जवाब नहीं दिया। और रायपुर में ही गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल राम मंदिर के लिए तारीख पर तारीख लेते थे और अब 4 महीने के अंदर भव्य राम मंदिर बनने का काम शुरू हो जाएगा। मोदी जी की सरकार बनी, कोर्ट में केस आया, केस सरलता से चलने लगा और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया। 5 जजों ने यूनानिमस फैसला किया कि मंदिर वहीं बनेगा जहां राम लल्ला जन्मे। छत्तीसगढ़ का तो श्री राम से रिश्ता और आपके भांजे का मंदिर अयोध्या के अंदर बने, इसके लिए सारी व्यवस्था हो गई है। 4 महीने के अंदर, मेरी बात ध्यान से सुनना, 4 महीने के अंदर आसमान को छूने वाले भव्य प्रभु श्री राम के मंदिर बनाने की शुरुआत हो जाए। बात मध्य प्रदेश की। कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक आज भोपाल में हुई। कुल 16 मामलों पर चर्चा की गई। इसमें सीएम को लिखी डबास की चिट्ठी को गंभीरता से लिया गया। नोटिस जारी कर सफाई मांगी गई है। आपको बता दें कि डबास ने सीएम कमलनाथ को पत्र लिखकर सरकारी अधिकारियों के व्यवहार पर सवाल खड़े किए थे। इस पर समिति ने कहा कि डबास के मत से वो सहमत नहीं। डबास को पार्टी की तरफ से इस तरह का खत लिखने का अधिकार भी नहीं दिया गया। इधर इंदौर में 26 जनवरी को झंडा वंदन के पहले मारपीट करने वाले दोनों कार्यकर्ता चंदू कुंजी और देवेंद्र यादव नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। और जबलपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी है। अब एमपीपीएससी की भर्ती 14% ओबीसी आरक्षण के आधार पर होगी। हाईकोर्ट के इस फैसले को सरकार के लिए बड़ा झटका बताया जा रहा है। हाईकोर्ट के आदेश की बात की जाए तो 14% आरक्षण से ज्यादा नहीं मिलेगा। हालांकि इस मामले में अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी। और अनोखी सजा की बात करेंगे। गुजरात दंगे के 17 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। कोर्ट ने दोषियों को मध्य प्रदेश के 2 अलग अलग शहरों में भेजने के लिए कहा। एक बैच को इंदौर और एक को जबलपुर भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को यह भी कहा है कि जमानत पर रहने के दौरान वो सामाजिक और धार्मिक काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर और जबलपुर के डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से कहा है कि वो जमानत के दौरान दोषियों की तरफ से सामाजिक और आध्यात्मिक कार्य को सुनिश्चित करें। कोर्ट ने अफसरों से उन्हें आजीविका के लिए काम करने के लिए भी कहा है।
सुप्रीम कोर्ट में भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए लगाई गई याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। सुनवाई से पहले जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। उन्होंने तर्क दिया है कि वे पूर्व में केंद्र सरकार के वकील के तौर पर पेश हो चुके हैं। आपको बता दें कि गैस त्रासदी के पीड़ितों को 7,844 करोड़ रुपए के अतिरिक्त फंड की मांग वाली केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई होनी थी। सागर में अनुसूचित जाति जनजाति के धनप्रसाद की मौत पर आज बीजेपी ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं धनप्रसाद की पत्नी ने बीजेपी नेताओं को एक ज्ञापन भी दिया है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और राकेश सिंह ने कहा कि ये सरकार अनुसूचित जाति जनजाति के धनप्रसाद की मौत पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है और विपक्ष पर सियासत का आरोप लगा रही है, लेकिन हम लड़ेंगे और सरकार की कारगुजारी जनता के सामने लाएंगे। बेटिया को इस बेटी का अधिकार है कि 25 लाख रुपए इस बेटी के खाते में आए। इस बिटिया का अधिकार है, इस बिटिया का अधिकार है कि इसके पति के हत्यारों को फांसी के फंदों पर लटकाया जाए। हम आज यही मांग करने आए हैं और इसलिए आओ इस बेटी के साथ संकल्पबद्ध होके हम खड़े हो। इधर मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के 2 संदिग्ध मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर सभी सीएमएचओ को तैयार रहने के लिए कहा है। उज्जैन में कोरोना वायरस के 2 संदिग्ध मरीज मिले हैं, जिन्हें माधवनगर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीड़ित मां बेटे सर्दी जुकाम से ग्रसित हैं, जिनको अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि लड़का चीन में रहकर एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था और वो 13 जनवरी को स्वदेश लौटा। पूरे मामले में जिला प्रशासन भी नजर रखे हुए है। और मैं वेजिटेरियन हूँ, इसलिए मुझमें उसकी पॉसिबिलिटीज भी नहीं है, पर फिर भी गवर्नमेंट का ऑर्डर है तो एक बार स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा है। इसको लेकर लगातार हम लोग ये एक मैसेज चला रहे हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर देखने में आता है तो तत्काल स्वास्थ्य विभाग को एवं प्रशासन को सूचित करें। उज्जैन में कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग ने पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया है। स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने भी अपने निवास पर विशेषज्ञ डॉक्टर्स के साथ बैठक भी की। राज्य के सभी सीएमएचओ को बीमारी से बचाव और इलाज को लेकर सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। इंदौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चीन और इस वायरस से प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग के भी निर्देश दिए गए हैं। जिस प्रकार से हमने स्वाइन फ्लू के लिए अलर्ट किया था, इस वायरस के लिए भी सारे उच्च अधिकारियों की बैठक भी ले रहा हूं मैं और इसमें सबको निर्देश दे दिए हैं कि इस बीमारी से निपटने के लिए मध्य प्रदेश सरकार जो कर सकती है वो करे और जो भी कमियां उनको हम दूर करने का प्रयास करें। उज्जैन में मरीज मिलने से कह सकते हैं कि प्रदेश में कोरोना वायरस की एंट्री हो चुकी है। ऐसे में ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि मेडिकल साइंस में अभी कोई वैक्सीन तैयार नहीं की गई है। सिर्फ लक्षण के आधार पर ही इसका इलाज किया जा रहा है। वैक्सीन तैयार करने पर काम चल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए उज्जैन से आनंद निगम और इंदौर से अरुण त्रिवेदी की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आज चार्टर्ड प्लेन से मंडला पहुंचे। धोनी अपने परिवार के साथ कान्हा पार्क घूमने आए थे। तकरीबन एक दिन माही कान्हा के जंगली जानवरों का दीदार करेंगे और बंजारा टोला रिसोर्ट में मध्य प्रदेश के जो पकवान हैं उनका भी जायका लेंगे। बैतूल में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला पीएचई मंत्री सुखदेव पांसे को खरी खोटी सुना रही है। मामला मुल्ताई विधानसभा के जौलखेड़ा गांव का है। मंत्री समस्याओं को सुनने आए थे। इस दौरान महिला मंच पर आई और मंत्री से शराबबंदी और किसान कर्ज माफी को लेकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई। मंत्री इस दौरान काफी संयमित नजर आए, धैर्य से महिला की बातें सुनी, सवालों के जवाब दिए। डीजीपी के हर बार मतलब झूठे वादे आश्वासन देंगे, कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे और कुछ नहीं करते। मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप यहाँ की भट्टी कितने दिन में उठाओगे और यहाँ का ठेका कब निरस्त करोगे, ये मेरा कहना है। और यहाँ की भट्टी बिल्कुल उठाना चाहिए सर, क्योंकि यहाँ के बच्चे 8वीं 9वीं के बच्चे शराब पीते हैं। सुखाखेड़ी से आने वाली लड़कियों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, जो मतलब रोड पे है। इसलिए मतलब मेरा आपसे निवेदन है कि आप यहाँ की भट्टी हटा के
बिल्कुल यहाँ से मतलब मुद्दा ही में ले जाइए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कि मेरे गांव में शराब नहीं चाहिए, ये मतलब हमको कलेक्टर के द्वारा आश्वासन दिया गया था और नहीं हुआ। और आपको आज मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप हमारे मंत्री जी है मुल्ताई से, और आपने कहा ना कि धुरे से धुरा लगा वाला है, हमारे मुख्यमंत्री है, तो मध्य प्रदेश भी नशा मुक्त होना चाहिए, ये मेरी मांग है। जिला पंचायत सीओ साहब, ये कोऑपरेटिव बैंक, नेशनलाइज बैंक, और आप इनको एक लिस्ट यहाँ पंचायत में चस्पा करिए कि कितने लोगों के कर्जा माफ हुए, ताकि हकीकत इनको समझ में आ जाएगी। बोलना आसान है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संघ प्रजातंत्र पर चोट करने वाला है, संघ कोई रजिस्टर्ड संगठन नहीं है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर भी निशाना साधा और कहा कि कुछ कांग्रेसी सीएए के विरोध में साथ नहीं दे रहे हैं। कर देते हैं। आपने कहा कि आरएसएस एक गिरोह, तो गिरोह क्या होता है तो समझते हो, उसकी जो परिभाषा है वही है। सर दूसरा एक धार में आपने कहा कि धार से और आष्टा से आप लौट रहे थे, तो आपको ये भी शिकायत मिली कि कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रही है सीए के? नहीं, कुछ लोग उसमें जो कांग्रेस के कुछ लीडर्स हैं वो लोग इसमें सामने नहीं आ रहे हैं। मैं तो कहता हूँ उनसे प्रार्थना करता हूँ कि ये हमला जो है हमारे इतिहास पर है, हमारे संविधान पर है और कांग्रेस पार्टी पर है। उदार हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ रही कांग्रेस अब हनुमान चालीसा के जरिए जीवन प्रबंधन के गुर सिखाने का काम करेगी। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर भोपाल में हमारे हनुमान सांस्कृतिक मंच हनुमान और महात्मा गांधी विषय पर धार्मिक आयोजन करने जा रहा है। इसमें सरकार के मंत्री, पार्टी पदाधिकारी, आम लोग शामिल होंगे। अब तक राम वन गमन पथ को विकसित करने, राम राजा मंदिर का विस्तार करने, श्रीलंका में सीता का भव्य मंदिर बनाने का ऐलान कर चुकी सरकार के मुखिया कमलनाथ 30 जनवरी को हनुमान चालीसा के 1.25 करोड़ जप में शामिल होंगे। हालांकि कांग्रेस पार्टी के इस एजेंडे पर तेजी से आगे बढ़ने पर बीजेपी ने तंज कसा है। सतना के पुरगमा थाना इलाके के बस स्टैंड में दुकान लगाने को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। इसमें एक पक्ष को दूसरे पक्ष के लोगों ने जमकर पीटा है। पुलिस ने शिकायत के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इंदौर के किशनगंज थाने में एक आरोपी ने आत्महत्या कर ली। इससे पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। खुदकुशी करने वाले कैदी का नाम गोपाल पचौरी है। अपने ही रिश्तेदार के कत्ल का यह आरोपी था। घटना के बाद इंदौर डीआईजी रुचिवर्धन मिश्र ने जुडिशियल इंक्वायरी के निर्देश दिए हैं। खबर इंदौर के द्वारकापुरी थाना इलाके से, जहां सूदखोरों से परेशान एक परिवार ने जनसुनवाई में आत्मदाह का प्रयास किया। मामले पर संवेदनशीलता दिखाते हुए डीआईजी रुचिवर्धन मिश्र ने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। सीएसपी अन्नपूर्णा को निर्देश दिए गए हैं। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।